नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का नव्या के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर में एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर जिसका नाम है जेरंड, जिसे हिंदी में कहा जाता है क्रियावाचक संज्ञा। 2020 चल रहा है और पिछले 15 सालों से हम एक चीज़ देख रहे हैं कि जेरंड के ऊपर कई प्रकार के टॉपिक बन चुके हैं, कई प्रकार के वीडियो और लेक्चर बन चुके हैं, लेकिन जब भी इसको समझाने की कोशिश की, इसको गलत तरीके से बच्चों के सामने रिप्रेजेंट किया गया। आज भी बच्चों के लिए ये सब्जेक्ट स्टफ बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि जब भी इसको समझाने का प्रयास किया गया, एफर्ट्स किया गया, तो इसको किस तरह से समझाया गया कि इसको जब भी समझाया गया तो इसके साथ में इन्फिनेटिव वर्ब को समझाया गया, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल को समझाया गया। इससे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और बच्चे की इसी कंफ्यूजन की वजह से बच्चा कभी भी इस चीज़ को क्लियर नहीं कर पाता कि आखिर में जेरंड होता क्या है। तो आज हम बच्चों की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस चैप्टर को आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे पास वेब पोर्टल के ऊपर कई प्रकार के सजेशन आए थे कि सर आज भी हमारे को जेरंड को समझने में इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। तो आप हमारे को इस तरीके से समझाने की कोशिश कीजिए ताकि हम जेरंड को बेसिक फंडामेंटल के साथ में समझ सकें। तो आज हम वही प्रयास करने जा रहे हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इसका पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। तो सबसे पहले हम वापस चलते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि जेरंड होता क्या है। जेरंड को कहा जाता है संज्ञा, इसे इंग्लिश में कहते हैं नाउन। ठीक है, हिंदी में कहा जाता है संज्ञा और इंग्लिश में इसे कहते हैं नाउन। ये सेंटेंस में किसी भी, चाहे वो हिंदी का हो चाहे वो इंग्लिश का, किसी भी सेंटेंस में ये वाक्य में दो प्रकार से प्रयोग होता है। या तो आप इसे सब्जेक्ट के तौर पे प्रयोग कर सकते हैं और या फिर आप इसे ऑब्जेक्ट के तौर पे प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, इसका फॉर्मेट कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसकी रचना कैसी होती है, उसके बारे में जानते हैं। देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है अंग्रेजी के अंदर। आप जब भी वाक्य में प्रथम स्थान पर, सेंटेंस में प्रथम स्थान पर या सेंटेंस के लास्ट में जब भी किसी वर्ब के साथ में आईएनजी लगा हुआ देखें तो समझ जाइए कि वो जेरंड है। ठीक है, चाहे वो सब्जेक्ट हो चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, दोनों ही प्लेस पे इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो होगी इसकी सिंपल पहचान। अच्छा, अब हम इसकी हिंदी परिभाषा पढ़ते हैं कि इसकी हिंदी परिभाषा क्या होती है। चाहे कोई सा भी हिंदी का वाक्य हो, ठीक है, प्रथम स्थान पर सब्जेक्ट के तौर पर अगर कोई शब्द हम यूज कर रहे हैं सब्जेक्ट के तौर पर, और अगर उसके अंत में ना, ने और नी आवे तो वो जेरंड कहलाता है। दोबारा समझिए, चाहे कोई सा भी हिंदी का सेंटेंस हो, उसके प्रथम स्थान पर, यानी कि जो प्रथम शब्द है सेंटेंस का प्रथम शब्द है और वो सब्जेक्ट है और उसके अंत में ना, ने, नी आ जाए तो वो जेरंड कहलाता है। कैसे कहलाएगा? एग्जाम्पल देखिए, दौड़ना अच्छी आदत है। ठीक है, दौड़ना अच्छी आदत है, तो इसमें दौड़ना हमने प्रथम स्थान पे यूज किया, दौड़ना प्रथम स्थान पे यूज किया और दौड़ना इस वाक्य का कर्ता है, सब्जेक्ट है, और इसके अंत में क्या आया? ना, ने, नी। दौड़ना ना आ गया। आप देखिए रेड लाइन से, रेड लाइन का मतलब होता है कि हमने इसको रेड लाइन किया, हाईलाइट किया है। आप इसको इजीली समझ सकते हैं। दौड़ना, हमने इसके पीछे ना लगाया, तो इसका मतलब ये जेरंड है हिंदी के अनुसार। अब इसको आप अंग्रेजी के साथ समझिए। ठीक है, इसको आप हिंदी में ऑब्जेक्ट के अनुसार समझिए। अगर कोई हिंदी का वाक्य है और वाक्य के बीच में या वाक्य के लास्ट में, ठीक है, वाक्य के लास्ट में या वाक्य के बीच में ऑब्जेक्ट के तौर पे अगर कोई शब्द प्रयोग हो रहा है और उस शब्द के अंत में ना, ने नहीं आ जाए, ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट के तौर पे अगर कोई शब्द वाक्य के बीच में या पीछे यूज हो रहा है और अगर उसके पीछे ना, ने नहीं आ जाए तो समझ जाइए कि वो जेरंड कहलाता है। हम उसे ऑब्जेक्ट जेरंड के तौर पे पहचानने की कोशिश करेंगे। और हमने इसके पहले क्या पढ़ा कि अगर कोई हिंदी का वाक्य है और उसके प्रथम स्थान पर या सब्जेक्ट के तौर पर अगर उस शब्द के अंत में ना, ने नहीं आ जाए तो वो आपका जेरंड कहलाता है। ठीक है, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। ठीक है ना, अब इस वाक्य के बीच में देखिए पढ़ाना आया, पढ़ाना, इसके पीछे क्या आया? ना। हमने इसको रेड लाइंस कर दिया है। ना का मतलब क्या होता है? ना का मतलब ये जेरंड है, पढ़ाना। ये वाक्य के बीच में आया, ऑब्जेक्ट के तौर पे आया। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट जेरंड हो गया। अब हम इसको अंग्रेजी के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अंग्रेजी के हिसाब से देखिए, अगर कोई इंग्लिश का सेंटेंस है और उसके फर्स्ट प्लेस पे, उसके प्रथम स्थान पे सब्जेक्ट के तौर पे, अगर पहले स्थान पर सब्जेक्ट के तौर पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाए तो समझ जाइए वो जेरंड है। ठीक है, कैसे कहलाएगा? एग्जाम्पल देख सकते हैं,
सेंटेंस है टीचिंग इज माई जॉब। टीचिंग इज माई जॉब, ये सेंटेंस हो गया। इसका पहला शब्द कौन सा है? टीचिंग। अच्छा, ये सब्जेक्ट है, ध्यान रखिएगा, ये सब्जेक्ट है, नाउन है। नाउन के तौर पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के तौर पे नाउन है। ये वाक्य के प्रथम स्थान पे यूज हुआ है और इसके पीछे देखिए हमने आईएनजी का प्रयोग किया। टीच एक वर्ब है, इसके पीछे आईएनजी लगा दिया तो ये नाउन बन गया और ये वाक्य में प्रथम स्थान पर आ गया। तो ये इंग्लिश के हिसाब से इसको पहचानने का तरीका हो गया। अब दोबारा देखिए दूसरे सेंटेंस के अंदर कि इंग्लिश का सेंटेंस है, ठीक है, और वाक्य के बीच में, इंग्लिश के सेंटेंस में, वाक्य के सेंटेंस के बीच में या सेंटेंस के लास्ट में अगर किसी शब्द में, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट, जैसे किसी ऑब्जेक्ट में किसी ऐसा कोई शब्द जो बीच में या लास्ट में यूज हो रहा है और वो ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है और अगर उसके अंत में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाए तो वो आपका जेरेंड कहलाता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। कैसे कहलाएगा? देखिए, आई इंजॉय ड्राइविंग, ये आपके सामने एग्जाम्पल है, आई इंजॉय ड्राइविंग। अब आप देखिए इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? ड्राइविंग, क्योंकि ये लास्ट में आया, बीच में आया, बीच में भी आ सकता था लेकिन ये लास्ट में आया। दूसरी बात, इसके पीछे आईएनजी आ गया। तो मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर किसी इंग्लिश के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के तौर पे अगर किसी शब्द के पीछे आईएनजी आ जाए तो वो आपका जेरेंड कहलाता है एज ए ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में। तो ये एक सिंपल प्रोसेस हो गया। अब सवाल खड़ा होता है कि जेरेंड कितने प्रकार का होता है? जेरेंड को हमने दो भागों में बांटा है, पहला सब्जेक्ट जेरेंड और दूसरा ऑब्जेक्ट जेरेंड। सब्जेक्ट जेरेंड का मतलब होता है कि कर्ता के रूप में जेरेंड का प्रयोग होना और ऑब्जेक्ट जेरेंड का मतलब होता है कि कर्म के रूप में जेरेंड का प्रयोग होना। ठीक है, अब वो कैसे होगा मैं आपको समझाता हूं। हमने इसको दो भागों में बांटा, सब्जेक्ट जेरेंड और ऑब्जेक्ट जेरेंड। सब्जेक्ट जेरेंड का मतलब होता है कि अगर किसी इंग्लिश के सेंटेंस में प्रथम स्थान पर सब्जेक्ट के रूप में अगर कोई शब्द यूज हो रहा है और अगर उसके पीछे वर्ब के पीछे आईएनजी आ गया, ठीक है, और उसी तरह अगर कोई हिंदी का सेंटेंस है और उसके प्रथम स्थान पर जो शब्द यूज हो रहा है अगर उसके पीछे ना ने नहीं आ गया, ध्यान रखिएगा, इंग्लिश का सेंटेंस है तो सब्जेक्ट में पीछे आईएनजी आएगा और हिंदी का सेंटेंस है तो शब्द के अंत जो प्रथम स्थान पर जो शब्द होगा उसके पीछे ना ने नहीं आएगा। इसका मतलब वो आपका सब्जेक्ट जेरेंड है। बस इतना सा लॉजिक समझना है। दोबारा समझ लीजिए, अगर इंग्लिश का सेंटेंस है प्रथम स्थान पे सब्जेक्ट के पीछे आईएनजी आएगा और अगर हिंदी का वाक्य है तो प्रथम स्थान पर ना ने नहीं आएगा। इसका मतलब समझ जाइए वो आपका सब्जेक्ट जेरेंड है। अब वो कैसे होगा? एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं। जोर से चिल्लाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये हिंदी का वाक्य है। अब इसमें प्रथम शब्द कौन सा है? जोर से चिल्लाना। ये प्रथम शब्द भी है, नाउन संज्ञा भी है और इस वाक्य का सब्जेक्ट कर्ता भी है। इसके पीछे क्या आया? ना ने नहीं आ गया। इसका मतलब ये सब्जेक्ट जेरेंड है। इंग्लिश का सेंटेंस देखिए, क्राइंग लाउडली इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। पहले ये इंग्लिश का सेंटेंस है, इसका पहला शब्द कौन सा है? क्राइंग लाउडली। ये नाउन है, संज्ञा है, ये सब्जेक्ट भी है। इसके पीछे देखिए क्राइंग, यानी कि हमने आईएनजी का प्रयोग कर दिया। तो जैसा मैंने रूल समझाया उसके हिसाब से ये एग्जाम्पल सेट हो गया। तो क्राई के पीछे आईएनजी, इसका मतलब ये नाउन है। जोर से चिल्लाना ये पहला शब्द है, ये आपके एज सब्जेक्ट यूज हुआ है, इसके पीछे आईएनजी आ गया, इसका मतलब ये आपका सब्जेक्ट जेरेंड हो गया। तो मैं समझता हूं कि आपको सब्जेक्ट जेरेंड के बारे में अच्छी तरह से जानकारी मिल गई। अब हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट जेरेंड के बारे में। ध्यान से समझिएगा, दो प्रकार समझना है। सेंटेंस पकड़ लो, हिंदी का, इंग्लिश का। इंग्लिश का सेंटेंस है, वाक्य के बीच में चलो, पीछे चलो, ऑब्जेक्ट को पकड़ो, ठीक है, उसके पीछे देखो कि अगर इंग्लिश का सेंटेंस है तो उसके पीछे आईएनजी आएगा और अगर हिंदी का सेंटेंस है बीच में चलो, पीछे चलो, एक शब्द को पकड़ो जो ऑब्जेक्ट के तौर पे आया है और उसके पीछे ना ने नहीं आएगा। सेम आप अपोजिट कर दो सब्जेक्ट जेरेंड का। जैसे सब्जेक्ट जेरेंड वाक्य में पहले आता है, ये बीच में आएगा, उसमें पहले आईएनजी और नाने नहीं आता है, इसमें भी आईएनजी नाने नहीं आएगा, लेकिन ये आईएनजी और नाने नहीं हमेशा वाक्य के बीच में या पीछे आएगा, इसलिए हम इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट जेरेंड। दोबारा समझिए, चाहे हिंदी का वाक्य हो चाहे इंग्लिश का वाक्य, अगर वाक्य के बीच में या पीछे अंग्रेजी शब्द के पीछे आईएनजी आ जाए और हिंदी शब्द के पीछे नाने नहीं आ जाए तो समझ जाइए वो ऑब्जेक्ट जेरेंड है। अब वो कैसे होगा? एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल देखिए, मैं गाना सुनना पसंद करता हूं। इसके बीच में देखो सुनना ना आया, ऑब्जेक्ट के तौर पे आया, वाक्य के बीच में आया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जेरेंड है। दोबारा देखिए, आई लाइक लिसनिंग सॉन्ग, इंग्लिश का सेंटेंस, आई लाइक लिसनिंग सॉन्ग। लिसनिंग, लिसन के पीछे आईएनजी आया, यानी सुनने को हम इंग्लिश में
कन्वर्ट कर रहे हैं, लिसनिंग आईएनजी लगा दिया। तो ये आईएनजी मतलब इंग्लिश के सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये ऑब्जेक्ट जेरेंड है, और गाना सुनना, ये सुनना ऑब्जेक्ट जेरेंड है आपके हिंदी के अनुसार। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सब्जेक्ट जेरेंड और ऑब्जेक्ट जेरेंड आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग और एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका एक इजी कंसेप्ट था, कहीं भी आपको इधर उधर कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। अब मैं आपके सामने 5 एग्जाम्पल रखता हूं, तो आप इसको आसानी से समझ जाएंगे। सबसे पहले हम सेंटेंस पढ़ते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे जेरेंड का प्रयोग। जेरेंड हम सब्जेक्ट के तौर पर प्रयोग करेंगे और जेरेंड को हम ऑब्जेक्ट के तौर पे प्रयोग करेंगे। अब कैसे करेंगे देखना। रीडिंग बुक इज गुड हैबिट, किताबें पढ़ना अच्छी आदत है। अब देखिए रीडिंग पहले स्थान पे आईएनजी आ गया, रीडिंग बुक किताबें पढ़ना इज गुड हैबिट, अच्छी आदत है। हिंदी देखिए किताबें पढ़ना, पहले शब्द में पहला शब्द कौन सा है, किताबें पढ़ना, इसके पीछे क्या आया, ना, इसका मतलब ये सब्जेक्ट जेरेंड हो गया। किताबें पढ़ना अच्छी आदत है। ध्यान रखिएगा, मैं दोबारा समझा रहा हूं, अगर सब्जेक्ट के तौर पे पहले प्रथम स्थान पर नाने नहीं आ गया और आईएनजी लग गया तो वो सब्जेक्ट तो होता ही होता है, लेकिन साथ में वो नाउन आई मीन टू से वो संज्ञा बन जाता है। दूसरा एग्जांपल देखिए, वॉकिंग इज बेटर फॉर हेल्थ, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ठीक है ना, वॉक के पीछे आईएनजी लगा दिया पहले स्थान पर, और टहलना यानी कि पहले स्थान पर नाने नहीं लगा दिया, इसका मतलब सब्जेक्ट जेरेंड हो गया। क्रिएटिंग वीडियो इज माय पैशन, वीडियो बनाना मेरा शौक है। क्रिएटिंग वीडियो को मतलब वीडियो बनाना, क्रिएट के पीछे आईएनजी लगा दिया, और वीडियो बनाना यानी प्रथम शब्द में हमने पीछे नाने नहीं लगा दिया, इसका मतलब ये सब्जेक्ट जेरेंड हो गया। इसी तरह पार्किंग इज नॉट अलाउड हियर, यहां गाड़ी पार्क करना मना है, तो प्रथम स्थान पे क्या आया, पार्किंग, आईएनजी लगा दिया, ये सब्जेक्ट जेरेंड हो गया। इसी तरह से हिटिंग बर्ड्स इज सीन, हिटिंग बर्ड्स पक्षियों को मारना पाप है, तो प्रथम शब्द कौन सा है, हिटिंग आईएनजी, पक्षियों को मारना प्रथम शब्द है, नाने नहीं आ गया, सब्जेक्ट जेरेंड बन गया। बिल्कुल आसान तरीका है, दोबारा समझ लीजिए कि किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस में प्रथम स्थान पर आईएनजी आ गया, किसी भी हिंदी वाक्य में प्रथम स्थान पर नाने नहीं आ गया, तो वो आपका सब्जेक्ट जेरेंड कहलाएगा। एग्जाम्पल दोबारा समझ सकते हैं अच्छी तरह से। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं ऑब्जेक्ट जेरेंड, ये किस तरह समझेंगे आप देखिएगा। बिल्कुल उल्टा कर दो, एकदम जैसे सुबह का शाम, शाम का सुबह, ऐसे ही उल्टा करना है। सब्जेक्ट जेरेंड को उल्टा कर दो ऑब्जेक्ट जेरेंड, जो हम प्रथम स्थान पर यूज कर रहे हैं वो की वो चीज हम ऑब्जेक्ट के तौर पे वाक्य के बीच में या पीछे यूज करेंगे। अब देखना, आई एंजॉय रीडिंग बुक, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। अब देखो रीडिंग बीच में आ गया ना, और पढ़ना बीच में आ गया, तो रीडिंग आई मीन आईएनजी पीछे आ गया, पढ़ना पीछे आ गया, ना पीछे आ गया, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट जेरेंड है। अब पहले स्थान पे नहीं आ रहा है, ठीक है ना। दोबारा देखिए, आई लव प्लेइंग, मुझे खेलना पसंद है, अब प्लेइंग पीछे आ गया, आईएनजी पीछे आ गया, मुझे खेलना पसंद है, खेलना ना बीच में आ गया, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट जेरेंड है। अगला सेंटेंस देखिए, ही एस्केप्ड फॉलिंग, वह गिरने से बचा, सॉरी आई एस्केप्ड फॉलिंग, मैं गिरने से बचा, पीछे क्या आ रहा है, आईएनजी, फॉलिंग के साथ में आईएनजी आ रहा है, और गिरने से बीच में क्या आ रहा है, नाने नहीं आ गया, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट जेरेंड है। इसी तरह से आई लाइक वॉचिंग इंग्लिश मूवी, मुझे इंग्लिश मूवी देखना पसंद है, तो वॉचिंग बीच में आया, आईएनजी पीछे आया, इसका मतलब ऑब्जेक्ट जेरेंड है। मूवी देखना ना पीछे आया, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट जेरेंड है। आई वांट फ्लाइंग काइट्स, मुझे पतंग उड़ाना, मैं पतंग उड़ाना चाहता हूँ, ये मुझे पतंग उड़ाना पसंद है, तो फ्लाइंग पीछे आया, बीच में आया, आईएनजी बीच में आया, और उड़ाना ना बीच में आया, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट जेरेंड है। दोबारा समझ लीजिए, हिंदी का वाक्य हो चाहे अंग्रेजी का वाक्य, अगर उसके बीच में या पीछे आईएनजी इंग्लिश के वर्ड के पीछे आ रहा है और अगर हिंदी शब्द के पीछे नाने नहीं आ रहा है, तो वो आपका ऑब्जेक्ट जेरेंड कहलाता है। दैट्स ऑल फाइनल। तो इस तरह से ये आपका टॉपिक क्लियर हुआ। अब एक प्रश्न मेरे दिमाग में खड़ा हो रहा है, हो सकता है आपके भी हो। एक बच्चा पूछेगा, सर मुझे एक चीज़ समझाइए, आप कह रहे हैं कि आईएनजी पीछे लग गया, वो जेरेंड बन गया, तो सर मुझे एक चीज़ बताइए कि सर अभी आपने लिख रखा है आई एम प्लेइंग क्रिकेट और आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, अब इसमें से प्लेइंग यहाँ भी आ रखा है और वहाँ भी आ रखा है, अब इन दोनों में से जेरेंड कौन सा है, ठीक है ना। और आपका पूछना जायज़ भी है, तो मैं आपको समझाता हूँ। ध्यान से देखिएगा कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, याद रखो अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा रहे हैं, चाहे वो पहले स्थान पे लगा रहे हैं और चाहे पीछे लगा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम किसी भी वर्ब के पीछे आईएनजी लगा रहे हैं, चाहे वो वाक्य में प्रथम स्थान पे एज ए सब्जेक्ट लगाओ, चाहे वो सेंटेंस के बीच में एज ए ऑब्जेक्ट लगाओ, याद रखिएगा अगर उसके पीछे, अगर उसके आगे, उसके साथ में, उसके आगे अगर किसी भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब आ गई या किसी भी मॉडल की हेल्पिंग वर्ब आ गई, जैसे कि डू, डज, इज,
इज, आर, एम, हैज, हैव, हैड बीन, हैज बीन, हैव बीन, हैड, डिड, वॉज, वर, सेल बी, विल बी, इस तरह की जो भी हेल्पिंग वर्ब अगर किसी भी आईएनजी वाले फॉर्मेट के आगे आ गई ना, तो फिर वो जेरंड नहीं कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। और आप देख सकते हैं आई एम प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ प्लेइंग के पहले एम आया और एम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। और याद रखना, अगर किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ में अगर वर्ब के साथ आईएनजी लग जाता है तो वो टेंस की वर्ब होती है, ना कि जेरंड होता है। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। अब प्लेइंग के पहले ऑलरेडी मेन वर्ब आ चुकी है, कौन सी, लाइक। अब लाइक ऑलरेडी मेन वर्ब है, उसके बाद दूसरी मेन वर्ब कौन सी आ रही है, प्लेइंग। अब याद रखना, अगर यहाँ दो वर्ब होती तो बीच में कंजक्शन आता, लेकिन यहाँ कंजक्शन नहीं आ रहा है, केवल ओनली फॉर प्लेइंग लिखा आ रहा है। तो ये प्लेइंग यहाँ पे वर्ब नहीं है, ये नाउन के तौर पे प्रयोग हुआ है। और नाउन कौन सा, ये ऑब्जेक्ट जेरंड के तौर पे प्रयोग हुआ है। और मैं इसके ऊपर आज के 3 दिन बाद एक नया टॉपिक बनाने जा रहा हूं, और उसमें मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार एज वर्ब के तौर पे, और प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पे, पास्ट पार्टिसिपल के तौर पे, और आपके जैसे आई मीन टू से दैट इन्फिनेटिव, तो इन चारों के बीच में आपको डिफरेंस समझाऊंगा कि इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है और किस तरीके से आप इनको मतलब इंट्रोड्यूस करोगे, इनको रिकग्नाइज करोगे कि ये कौन सा, ये जैसे इनमें से कौन सा इन्फिनेटिव है, कौन सा जेरंड है, और कौन सा पास्ट पार्टिसिपल है, और कौन सा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। लेकिन मैं ये चीज़ आपको बाद में समझाऊंगा, क्योंकि ये आज का विषय नहीं है। आज का विषय था जेरंड, और मैंने जेरंड को इजीली आपको समझाने की कोशिश की। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये टॉपिक अगर आपको अच्छी तरह समझ में आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।